So here we begin today probability. Now this is a chapter where we don't require the concept of trigonometry and calculus. Okay, so let us start with this chapter. What we are going to measure in this chapter, and also let me tell you one thing that you all have studied. You all have studied this particular chapter even in class 10 and 11 as well. Whether you come from ICSE to CBSE in 12, 11 या जो भी तुम ICSE to ICSE हो या CBSE, तुम लोग ने सभी कोई ने प्रोबेबिलिटी क्लास 10 और 11 में जरूर पढ़ा होगा. तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो चांसेस, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? चांसेस. ठीक है, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता क्या है? चांसेस. सो व्हाट आर वी मेजरिंग इन प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी में हम लोग मेजर क्या करते हैं? लेट अस सी. So it is a mathematical method, it is a statistical method, I must say. It is a statistical method of estimating the degree of occurrence and not non-occurrence of an event. मतलब यहां पे हम लोग क्या देखेंगे कि एक स्टैटिस्टिकल मेथड है. Now why do we say that it is a statistical method? Now it is a statistical method because actually किसी भी चीज का हम प्रोबेबिलिटी कुछ डेटा को लेकर के हम लोग प्रोबेबिलिटी वैल्यू कैलकुलेट करने वाले. जैसे मान लो अगर हम तो पूछा जाए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, सो वो कौन से डेटा को यूज करके हम हेड का प्रोबेबिलिटी को इवैल्यूएट करने वाले. सो डेफिनेटली कि अगर एक कॉइन को हम टॉस करेंगे तो टॉस करने के बाद उसके ऑल पॉसिबल आउटकम्स, मतलब क्या क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हेड एक्सपेक्ट कर सकते हैं या फिर टेल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नहीं. एक कॉइन को टॉस करने के बाद व्हाट आर द थिंग्स वी कैन एक्सपेक्ट? वी कैन एक्सपेक्ट हेड और टेल. तो ये हेड और टेल पे बेस करके हम लोग अपना एक्सपेक्टेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड को हम कैलकुलेट कर सकते हैं. जैसे मान लो अभी इंडिया और शायद श्रीलंका के बीच में, किसके बीच में चल रहा है? इंडिया और श्रीलंका के बीच में कोई जो भी सीरीज चल रहा है, उस सीरीज का अगर हमको मान लो ये अनुमान लगाना है, प्रोबेबिलिटी या चांसेस हमको कैलकुलेट करना है कि कौन सीरीज जीतेगा, तो हम डेफिनेटली हम लोग का स्टैट्स, हम लोग का जो प्रोबेबिलिटी है चांस ऑफ विनिंग इंडिया, वो क्या चीज के ऊपर डिपेंड करता है पता है? कि इंडिया फॉरेन सॉइल पे जाकर के कैसे करके मतलब परफॉर्म करता है. लास्ट 10 मैचेस में इंडिया ने कितना मैचेस श्रीलंका से जीता है, कितना मैचेस श्रीलंका मतलब से ड्रॉ हुआ है. इस बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं? इस पर्टिकुलर डेटा पे हम क्या कर सकते हैं? हम लोग अपना प्रोबेबिलिटी को हम लोग निकाल सकते हैं. अगर मान लो मुझे ये जानना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इंडिया विल विन दिस पर्टिकुलर ऑनगोइंग सीरीज. क्या मान लो अगर जो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो लड़ाई चल रहा है, वार जो चल रहा है, ये लड़ाई क्या और 2 दिन तक चलेगा या नहीं चलेगा, वो किस बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं? देखा जाए तो पास्ट डेटा के ऊपर कि ऐसा पास्ट में अगर ऐसा हुआ है तो कितने दिनों में एंड हुआ है. तो हम लोग इस तरीके से तो अनुमान लगाते हैं ना कोई भी चीज का होने या ना होने का. तो अगर मान लो मुझे कोई भी पर्टिकुलर चीज का सेल्स को कैलकुलेट करना हो कि इस पर्टिकुलर सीजन में, ये जो भी फरवरी का महीना है, इस पर्टिकुलर सीजन में कौन से क्लोथ्स का ज्यादा सेल होता है, क्या है कि नहीं, तो हम लोग किस बेसिस पे हम कैलकुलेट करेंगे? लास्ट ईयर के ट्रेंड को देखेंगे, लास्ट ईयर के डेटा को देखेंगे, लास्ट 10 इयर्स 5 ईयर जो भी तुमको लगता है कि इतना डेटा को लेके अगर हम सैंपल साइज को लेके अगर हम अपना प्रोबेबिलिटी निकालें तो हमारा परफेक्ट आंसर आएगा. तो हम लोग लास्ट डेटा को लेके हम कैलकुलेट करेंगे. सो ओवरऑल व्हाट वी आर फाइंडिंग कि यहाँ पे हर जगह स्टैटिस्टिक्स, मतलब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? डेटा का रोल है कि पहले क्या हुआ था, या अगर मान लो हम पहले का भी अगर हम छोड़ दें तो अगर एक कॉइन को टॉस किया जाए तो टॉस करने के बाद क्या क्या हो सकता है. हम प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड हम 0 बोल दे या हम 100% बोल दे या 90% बोल दे, थोड़ी ना वैलिड हुआ. एक पर्टिकुलर डेटा के ऊपर जो है हमारा पूरा का पूरा आंसर डिपेंड करता है. एक पर्टिकुलर डेटा के ऊपर अपना पूरा का पूरा अपना जो प्रोबेबिलिटी है वो डेटा के ऊपर बेस कर रहा है. या मान लो अगर हमको ये जानना है कि मैंने जो बोला कॉइन्स के ऊपर, कि कॉइन्स के ऊपर बेस्ड अगर हमको सम्स का प्रोबेबिलिटी निकालना है तो हम क्या चीज को यूज करने वाले हैं कि एक कॉइन को टॉस करके क्या क्या हमारा आउटकम्स हो सकता है. एक डाई को अगर हम रोल करेंगे तो क्या क्या आउटकम्स हो सकता है. 1 से लेकर 6 तक कुछ भी हमारा आउटकम्स हो सकता है. उस बेसिस पे हम प्रोबेबिलिटी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. तो ब्लाइंडली हम ऐसे नहीं बोल सकते कि क्या होगा, कल क्या होगा.
मतलब अगर मान लो एक कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या आएगा, हम कुछ भी ब्लाइंडली नहीं बोल सकते, हम थोड़ी ना बोल सकते कि 10 आ जाएगा। एक डाई को रोल करेंगे और हम बोले कि 10 आ जाएगा, तो ये हुआ मेरा वैलिड, ये क्या इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में कोई वैलिडिटी है? नहीं है। क्योंकि वैलिड है, क्योंकि अगर हम एक डाई को थ्रो करेंगे तो हमारा आउटकम्स क्या क्या हो सकता है, 1 से लेके 6 तक कुछ ना कुछ हो सकता है, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि 10 आएगा या 20 आएगा? आई कैन नॉट से दैट। So सबसे पहला चीज, it is a statistical method of estimating. Now why are we saying, why are we using this word estimate? Because हमारा जो वैल्यू है वो एस्टिमेट कर रहे हैं वो पर्टिकुलर चीज का होने या ना होने का संभावना, संभावना मतलब चांसेस, मतलब ये पर्टिकुलर चीज को होने का या ना होने का जो है डिग्री ऑफ अकरेंस एंड नॉन अकरेंस को हम कैलकुलेट कर रहे हैं यूजिंग द पर्टिकुलर टॉपिक कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पे जो है कुछ कुछ टर्म्स तुमको जानना बहुत जरूरी है, और वो सब टर्म्स क्या क्या है एक बार ध्यान से नोट कर। सो व्हाट आर द टर्म्स व्हिच इज रिक्वायर्ड बिफोर स्टडीइंग प्रोबेबिलिटी? सो नाउ वी नो दैट प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांसेस, और यहाँ पे हम किस चीज का कैलकुलेशन करने वाले, यहाँ पे एक पर्टिकुलर चीज का होने का या ना होने का संभावना को हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट एस्टिमेट करने वाले इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। ऑलराइट एवरीवन, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फ्यू टर्म्स। और जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है प्रोबेबिलिटी के अंदर वो है रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, लेट्स सी एंड मेक श्योर दैट आई विल बी गोइंग इन वेरी डिटेल बिकॉज आई डोंट वांट दैट द सीबीएसई स्टूडेंट एंड इनफैक्ट आईसीएसई स्टूडेंट्स आल्सो, आईएससी स्टूडेंट्स सॉरी, कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी से और जो वेक्टर और 3D से जो 22 मार्क्स जो आ रहे हैं वहां पे कहीं भी तुम्हारे लिए सोचने पे कुछ क्वेश्चन मार्क राइज हो तुम्हारी सोच पे कि हम नहीं कर सकते। सो फॉर दैट यू हैव टू फॉलो वेरी क्लियरली, मैं जो पढ़ा रहा हूँ उस चीज को कॉपी करना है और एकदम सिंसियर स्टूडेंट जैसा घर में जाकर के उस चीजों को रीड करना है, और जो मैं जो होमवर्क देता हूँ उसको करके आना है, अदरवाइज नहीं पॉसिबल है ये चीज। ठीक है, सो ध्यान से नोट करना कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है प्रोबेबिलिटी के अंदर। ठीक है, देखो रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे कि एक्सपेरिमेंट्स लाइक टॉसिंग अ कॉइन, ठीक है, टॉसिंग अ कॉइन, थ्रोइंग अ डाई, इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्योंकि यहां पे हमारा जो आउटकम है वो वेल डिफाइंड है। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है, इट इज एन एक्सपेरिमेंट वेयर द आउटकम्स आर वेल डिफाइंड, but what will be the exact outcome that can only be estimated with the help of this branch of mathematics called probability. Because अगर मान लो हम एक कॉइन को टॉस करेंगे तो हमारा आउटकम्स जो हमको पता है कि हेड आ सकता है या फिर टेल ही आ सकता है, इसके अलावा हमारा आउटकम कुछ और नहीं आ सकता है। बट एग्जैक्ट क्या आएगा, मैं जो भी सोच रहा हूं कि हेड आएगा या फिर टेल आएगा, वो हमारा जो सोच है उसको हम एस्टिमेट ही कर सकते हैं। हम उसको रियल मतलब वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, दैट कैन ओनली बी एस्टिमेटेड, दिस इज व्हाट आई मीन। इसीलिए इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट्स बोलते हैं, और इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे कि थ्रोइंग अ डाई, एक डाई को अगर हम थ्रो करेंगे, रोल करेंगे, तो हमारा आउटकम्स क्या होगा, अगर वो फेयर डाई होगा तो अनबायस्ड वर्ड का मतलब क्या होता है, फेयर डाई, जहां पे अगर हम फेंकेंगे तो हर एक आउटकम्स इक्वली लाइकली होगा, मतलब जब उसका जो आने का जो संभावना होगा वो इक्वली लाइकली होगा, का मतलब क्या है कि हर एक चीज उतना ही आने का चांसेस है। जैसे कॉइन को अगर हम रोल करेंगे, अगर वो अनबायस्ड कॉइन है तो हेड आने का और टेल आने का इक्वली लाइकली चांस होगा, प्रोबेबिलिटी होगा। इस तरह की चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, अनबायस्ड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम डाई को रोल करेंगे तो आउटकम्स क्या होगा, 1 से लेकर 1 to 6 और 6 तक कुछ भी आउटकम्स हो सकता है। अब जैसे मान लो हमको यहाँ पे अगर हमको इतने लोगों में से मुझे एक को चूज करना है, और मैं अगर एकदम अनबायस्ड मतलब फेयर, कोई पार्शियलिटी नहीं कर रहा हूं कि मुझे वही स्टूडेंट अच्छा लगता है या ये स्टूडेंट, मेरे लिए सब बराबर है ना, तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो हम कोई को भी चूज कर सकते हैं, है कि नहीं। तो ये क्या हुआ कि हम किसी को भी, अगर मुझे यहाँ से चूज करना है 20 में से, तो मैं किसी को भी चूज कर सकता हूँ। तो वो कौन हो सकता है, यहाँ से चूज कर रहा हूँ, मुझे स्टूडेंट कोई बाहर का मिल जाए, जादू थोड़ी ना हम कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से अगर जितने लोग यहाँ पे इस पर्टिकुलर रूम के अंदर है, उसमें से अगर हम एक स्टूडेंट को अगर हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो उनको स्टूडेंट कौन मिलेगा, इसी में से कोई ना कोई मिलेगा ना। सो व्हाट वी आर फाइंडिंग कि रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है, एक्सपेरिमेंट्स जहां पे जो आउटकम्स है वो वेल डिफाइंड है। समझ में आया? तो बहुत चमत्कार नहीं होगा, एक डाई को रोल करेंगे तो आंसर हेड आ जाएगा, एक डाई को फेंकेंगे तो आंसर एक कार्ड आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वहां पे आंसर जो है वो वेल डिफाइंड है, आउटकम्स वेल डिफाइंड है।
लेकिन क्या होगा, दैट कैन ओनली बी एस्टिमेटेड। जैसे कि टॉसिंग अ कॉइन, थ्रोइंग अ डाई, सेलेक्टिंग अ कार्ड फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, सेलेक्टिंग अ बॉल फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग डिफरेंट कलर बॉल्स। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स को क्या बोलते हैं हम लोग? रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सेकंड टर्म जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए, वो है सैंपल स्पेस। ठीक है, देखो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ आंसर निकालना नहीं है। जहां की क्लास 10 और 11 में जब हम सम्स करते हैं तो वहां पे ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि बस आंसर को लिख दिया। किस तरीके से लिखा, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो प्रोबेबिलिटी का जो अगर देखा जाए तो लेवल है वो थोड़ा अलग तरह का है। यहाँ पे इवेंट, सैंपल स्पेस, ये सब जानना बहुत जरूरी है। तो फिर सैंपल स्पेस होता क्या है? एक रैंडम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद जो ऑल पॉसिबल आउटकम्स होता है, जो वेल डिफाइंड आउटकम्स होता है, उसके सेट को क्या बोलते हैं हम लोग? उस सारे आउटकम्स को एक सेट के अंदर लिखते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सैंपल स्पेस बोलते हैं। टू एक्सप्लेन यू दिस, आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू बोथ ट्री डायग्राम मेथड एंड सेट मेथड। तो दोनों में एक्सप्लेन करने वाला हूं। पहले एक बार ये फटाफट इस चीज को कॉपी करो जो भी मैंने यहाँ पे समझाया, ठीक है? और सैंपल स्पेस को अच्छे से और समझने के लिए मैं तुम लोग को एक इमेज भेज रहा हूं सारे ग्रुप्स में, ओके? या मैं ऐसे ओरली बोल देता हूं, ठीक है? दैट विल बी बेटर इंस्टेड ऑफ यूजिंग मोबाइल फोन एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। और मैं उससे मैं एक्सप्लेन करता हूं कि सैंपल स्पेस होता क्या है, बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सैंपल स्पेस समझना। तो एक बार कॉपी करना। व्हाट इज सैंपल स्पेस? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स को क्या बोलते हैं हम लोग? सैंपल स्पेस बोलते हैं। जैसे कि एक कॉइन को अगर हम रोल करेंगे, टॉस करेंगे, आउटकम्स क्या होगा? हेड या फिर टेल। इसको अगर हम सैंपल स्पेस के फॉर्म में लिखें तो कैपिटल एस डिनोट कर रहे हैं सेट ऑफ सैंपल स्पेस। और कैसे लिखते हैं हम लोग? H, T। प्लीज मेक श्योर दैट यू डोंट यूज अदर देन दिस ब्रेसेस सिंबल। अगर हम मान लो सेट के अंदर एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम ये वाला ब्रैकेट को यूज करेंगे हम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर मान लो मैं दो कॉइन को टॉस कर रहा हूं, दो कॉइन को, हमारे पास दो कॉइन है या हमारे पास एक कॉइन है, दो बार टॉस कर रहे हैं, दोनों का मतलब एक ही चीज है। तो अगर मान लो मैं एक कॉइन को दो बार टॉस कर रहा हूं तो पहला टॉस में क्या अपीयर कर सकते हैं? हेड नहीं तो टेल। ठीक है, अगर मैं वापस से कॉइन को टॉस करूं सेकेंड बार में, तो पहला बार में हेड अगर आया है तो ये हेड वापस से कितने के साथ एसोसिएट हो सकता है? कितने के साथ एसोसिएट हो सकता है? एसोसिएट समझ रहे हो ना? कितने के साथ कनेक्ट हो सकता है? ये कितने आउटकम्स के साथ? दो आउटकम्स के साथ। अगर मान लो पहला बार में टेल आया था तो कितने आउटकम्स के साथ इसको वापस से हम एसोसिएट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं? दो के साथ। तो क्या देख रहे हैं हम लोग कि एक कॉइन को अगर हम एक बार टॉस करें तो आउटकम्स हेड आएगा या तो टेल आएगा। दो बार टॉस करें तो आउटकम्स हेड हेड होगा, हेड टेल होगा, टेल हेड होगा, टेल टेल होगा। कितना आउटकम्स हो गया? दो। सो व्हाट वी आर फाइंडिंग कि जितना बार भी हम टॉस करें, 2 to the power n is the total number of sample space if a coin is tossed n times, और n times n coins are tossed at a time। दोनों का मतलब क्या होता है? सेम ही चीज होता है। मतलब 10 कॉइन को मैं एक बार टॉस करके और देखूं कि क्या आउटकम्स आ रहे हैं 10 में, या मैं एक कॉइन को 10 बार टॉस करके और मैं देखूं कि पहला बार में क्या आता है, दूसरा बार में क्या आता है, तीसरा बार में क्या आता है, और ऐसे करके 10 बार में क्या आता है। तो वी आर फाइंडिंग दैट कि एक बार कॉइन को टॉस करके 2 to the power 2 हो गया। सॉरी, एक बार कॉइन को अगर हम टॉस करें तो आउटकम्स क्या होगा? 2 to the power 1। दो बार कॉइन को टॉस करेंगे तो आउटकम्स क्या होगा? 2 to the power 2। और तीन बार कॉइन को टॉस करेंगे तो आउटकम्स क्या होगा? 2 to the power 3। कितना होता है? 8 आउटकम्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसका बहुत सिंपल रूल है। एक बार कॉइन को टॉस करके दो रिजल्ट, तो दो बार कॉइन को टॉस करके हर एक रिजल्ट को हम दो के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। तो ऐसा दो को कितने के साथ एसोसिएट कर सकते हैं? 2 2 जा 4। तीन को कितने के साथ एसोसिएट कर सकते हैं? यहां तक 4 है, हर को वापस से दो के साथ। तो कितना है? 4 है ना यहाँ पे। तो 2 to the power 2 हो गया। दो बार कॉइन को टॉस करेंगे तो, तीन बार टॉस करेंगे तो एक और बार 2 मल्टीप्लाई होगा। 4 में हर एक के साथ दो का कनेक्शन। ठीक है, तो इसीलिए 4 2 Z। तो इन शॉर्ट क्या हो गया? 2 to the power n हो गया कि नहीं? आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो एक कॉइन को टॉस करके, मतलब कॉइन के बारे में ये चीज है। ठीक है, सेम वे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है समझने का वो ये है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सैंपल स्पेस इज डिनोटेड विद n of s। n का मतलब क्या है? स्मॉल n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सैंपल स्पेस। इन द सैंपल स्पेस व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड कितना होता है? तो 2। दो बार होता है तो 4 होता है। अब ऑन द अदर हैंड अगर हम डाई को रोल करते हैं
डाई को रोल करते हैं तो डाई को रोल करने के बाद क्या आ गया आउटकम्स? एक डाई को अगर हम रोल करेंगे आउटकम्स क्या आ सकते हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6. These are 6 outcomes. इसको अगर हम सैंपल स्पेस के फॉर्म में लिखें तो ये, अब बताओ मुझे, अगर हम एक डाई को 2 बार रोल करेंगे तो सैंपल स्पेस कितना होगा? 36 होगा. और आई डोंट थिंक कि तुमको वो चीज समझाने का जरूरत है कि वो 36 आउटकम्स क्या होगा. अच्छा, सबको को ये पैटर्न तो पता है ना कि जो 36 आउटकम्स होता है उसमें एक पेयर होता है जिसका सम टोटल 2 होता है. वो निकालने का तरीका पता है? शॉर्टकट्स. यस सर. ओके, अगर नहीं पता है तुम लोगों को तो मैं एक बार बता दूं, ध्यान देना एक बार. See, you know that if a die is rolled 2 times or 2 dice is thrown, outcomes are 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5 and 1 6. अगर मान लो मैं उसके बाद 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5 and 2,6, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5 and 3,6, 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5 and 4,6. Then we have 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5 and 5,6. Then we have 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 and 6,6. Actually, why I'm explaining you this part? I'm not explaining just to explain you how to write down the sample space, because here you have a logic. Note down. These are the pair. Tag दे भी देखो ध्यान से. These are the pair whose sample sum total is what? ये वो पेयर है जिसका नंबर्स का जो सम टोटल है वो कितना होगा? ये वो पेयर है जिसका जो नंबर्स का सम टोटल है वो कितना होगा? ये वो पेयर है जिसका नंबर्स का जो सम टोटल है वो कितना है? 4. देखो एक बार, 3 + 1 4, 2 + 2 4, 3 + 1 4. ये वो पेयर है जिसका नंबर्स का जो सम टोटल है वो किसका है? 5. ये वो पेयर है जिसका सम टोटल कितने के बराबर है? 6 के बराबर है. ये हो गया तुम्हारा 7 के बराबर. तो तुमको देखो खोजना नहीं पड़ रहा. ये वो पेयर है जिसका सम टोटल 8 के बराबर है. This is 9, this is 10, this is 11 and this is 12. ठीक है, तुमको अगर डाइस के ऊपर, वैसे तो नहीं आएगा डाइस के ऊपर समझ, फिर भी क्लियर होना चाहिए सब चीज भी. ठीक है, लेकिन तो इस तरीके से हम लोग को आइडेंटिफाई करने में मुश्किल नहीं हो. और ये सारा वो पेयर है जिसका जो क्या है? डबलेट है. यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डबलेट? डबलेट का मतलब होता है जिसमें दोनों पे सेम नंबर्स हो. डबलेट का मतलब क्या होता है? जिसमें जो दोनों डाइस है उस पे जो नंबर्स होगा वो क्या होगा? सेम होगा. तो समझ में आया सैंपल स्पेस लिखना? ना यहाँ पे सैंपल स्पेस में कुछ नया नहीं लगा. अब हम कुछ ऐसा तरह का एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बात करेंगे जहां पे सैंपल स्पेस थोड़ा दिमाग लगा के निकालना होगा. तो एक बार इसको कॉपी कर लो एंड देन वी विल डिस्कस दोस टाइप ऑफ सैंपल एक्सपेरिमेंट्स. Listen here. So tell me the sample space. The question is, a family has 2 children. First question. So what are the sample space? मतलब एक फैमिली में अगर 2 चिल्ड्रन है तो वो 2 चिल्ड्रन का अगर तुमको सैंपल स्पेस बनाने को बोला जाए तो क्या क्या सैंपल स्पेस बन सकता है? टेल मी. Sir, 4 elements. Sir, age matters or does not matter? Yes. Sir, age matters. Sir, boy girl, girl boy, boy boy girl. Sir, twins. तभी भी उसमें बड़ा छोटा तो होगा. ठीक है. So tell me, if a family has got 2 children, try to understand. अगर एक फैमिली में 2 चिल्ड्रन होगा, बॉय और अ गर्ल, एंड डेफिनेटली अगर हम फैमिली में बोल रहे 2 चिल्ड्रन होगा, सो डेफिनेटली यू हैव टू कंसीडर कि वो 2 चिल्ड्रन क्या होगा. तो बॉय गर्ल, गर्ल बॉय, बॉय बॉय, गर्ल गर्ल, ऐसा हो सकता है कि नहीं? लेकिन तुमको यहाँ ये भी ध्यान रखना होगा कि जो सैंपल स्पेस तुम जो लिखोगे उसमें पहला वाला जो होगा चाइल्ड वो बॉय है और दूसरा चाइल्ड बॉय. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ B1, B2? कैन यू एक्सप्लेन मी? So the first child is boy and second child And younger is a boy. 1 stands for elder and 2 stands for बाद, मतलब second number, मतलब younger. तो elder child is a boy, younger child is a boy. Elder child is a girl, younger child is a girl. Elder is a boy,
younger is a girl, elder is a girl, younger is a boy. So ये सारा सैंपल स्पेस हो जाएगा. अगर मान लो क्वेश्चन इस तरह का कुछ आए कि a family has got 2 children, girl and boy equally likely, right, girl and boy का संभावना equally likely है. तो उस फैमिली में अगर हम सैंपल स्पेस का बात करें तो क्या क्या हो सकता है एक फैमिली में, क्या क्या हो सकते हैं वो 2 चिल्ड्रन. वो 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं बॉय बॉय, गर्ल गर्ल, बॉय गर्ल, गर्ल बॉय. ऐसा तो तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रहा है कि मैंने क्यों नहीं लिखा B2, B1? यस, किसी के दिमाग में ये बात तो नहीं आ रहा है. ये कभी नहीं हो सकता है क्योंकि छोटा पहले कैसे हो सकता है. 2 का मतलब क्या है, जो बाद वाला जो चिल्ड्रन है, जो बाद वाला चिल्ड्रन है उसको मैं 2 से डिनोट कर रहा हूँ. पहले मतलब पहले जो बॉन्ड है उसको 1 से डिनोट कर रहा हूँ. जो सेकंड मतलब उसके बाद जो बॉन्ड है उसको हम 2 से डिनोट कर रहे हैं. सो इट कैन नॉट बी B2, B1. आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट एवरीवन? सेकंड वन ध्यान देना एक बार. सेकंड नंबर क्वेश्चन ये है, note down. An experiment consists of rolling a die and then tossing a coin. ये दोनों साथ में हो रहा है. So 12 samples चाहिए. एक सेकेंड, तो अभी कंप्लीट ही हो क्वेश्चन. Tossing a coin if the number on the die is even. So 6. एक सेकेंड अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं. So the number on the die is even. If the number on the die is odd, if the number on the die is odd, the coin is tossed twice. The coin is tossed twice. Because इस तरह का हम लोग को प्रोबेबिलिटी के वक्त मिल सकता है इस तरह का एक्सपेरिमेंट्स. तो ये सारा पहले क्लियर होना बहुत जरूरी है. तो ध्यान देना क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन ये है कि an experiment consists of rolling a die. So an experiment consists of rolling a die first and then tossing a coin. If the number on the die is even, तब ऐसा होगा. But अगर मान लो number on the die is odd, then the coin is tossed twice. So can you tell me what will be the sample space with the help of 3 die? अभी नहीं, पहले थोड़ा देर वेट करो. सबको एक बार नोट करना. पहले तुम लोग इस आंसर को, सैंपल स्पेस को ट्री डायग्राम मेथड में रिप्रेजेंट करो. ठीक है, मतलब फिर से सुनना एक बार. डाई को फेंका गया, अगर ऑड आया, इफ द नंबर ऑफ द डाई इज इवन, ठीक है, तो ठीक है, then a coin is tossed. See, rolling a die and then tossing a coin if the number on the die is even. ठीक है, मतलब पहले डाई को रोल किया गया और अगर नंबर इवन है तो क्या चीज किया गया बताओ तो? कॉइन को टॉस किया गया. और अगर नंबर ऑड है तो किसको टॉस किया गया? कॉइन को ही टॉस किया गया. लेकिन कितना बार? तो बताओ तो आंसर सैंपल स्पेस क्या क्या होगा ट्री डायग्राम मेथड में. ट्राई करो. Okay, note down. It's correct. Note down. Everyone note down. See, a die is rolled. So the outcomes are 1, 2, 3, 4, 5 and 6. अगर मान लो इवन आया है तो कॉइन को एक ही बार टॉस किया गया. इसके साथ हेड या टेल आ सकता है, इसके साथ हेड या फिर टेल आ सकता है, इसके साथ हेड या फिर टेल आ सकता है. अगर ऑड आया तो कॉइन को कितना बार टॉस किया गया पता है? 2 बार टॉस किया गया. तो इसमें क्या होगा पता है? हेड टेल, इसके आगे वापस से हेड टेल, इसके आगे वापस हेड टेल. समझ में आया बात? मतलब ये कितना हो गया पता है? 1, H, 1, H, T. आई होप यू आर गेटिंग. पहले 1 आया तो T, फिर H, 1, T, फिर 2, H, 2, T. 3 के साथ क्या होगा बताओ तो? इसी तरह का कुछ फिगर बनेगा. कुछ क्या एकदम ऐसे फिगर बनेगा. 4, H, 4, T. 5 का ऐसा ही बनेगा. ठीक है, सो देख लो कितना आउटकम्स होगा. सो ऑल टुगेदर वी आर फाइंडिंग दैट 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 के लिए, ऐसा 4 के लिए एक का कितने के साथ आउटकम, कितना रिजल्ट आएगा? 4. ऑड के लिए, हर ऑड के लिए 4 आउटकम्स आएगा. तो कितना ऑड नंबर्स है? 3. तो 3, 4 12. हर इवन नंबर के लिए 2 आउटकम, 2 के साथ एसोसिएशन होगा. तो कितना इवन नंबर्स है? 3. तो 3 2 6 हो गया. व्हाट इज 12 + 6?
So all outcomes are what? 18. So I hope you are getting my point, everyone. So this is the way how we write down the sample space. On the other hand, तो इस तरह का अगर मान लो तुमको समझ में आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. Next topic, and that is the next topic is event. Sir, here in the sample page, Number 3, event. Now, what is the meaning of event? Listen here. Event का मतलब क्या होता है देखना एक बार. जैसे कि एक रैंडम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद, इवेंट क्या होगा? उसमें इवेंट क्या होगा? जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं. एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के वक्त मेरा कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन होगा. जैसे कि मान लो एक डाई को अगर हम रोल करें तो रोल करने के वक्त मेरा एक्सपेक्टेशन ये होगा कि काश ऑड नंबर आ जाता. तो ये गेटिंग ऑड नंबर क्या है बताओ तो एक इवेंट है. तो इवेंट का मतलब क्या होता है? हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, अब समझाने के लिए मैं ऐसे उसका एकदम सिंपल डेफिनेशन बोल सकते हैं कि एक्सपेक्टेशन फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंट. मतलब एक एक्सपेरिमेंट के वक्त तुम्हारा जो एक्सपेक्टेशन है, तुम जो सोच रहे हो कि ये काश ये आ जाता, उस पर्टिकुलर एक्सपेक्टेशन को क्या बोलते हैं हम लोग? इवेंट बोलते हैं. जैसे मान लो मैंने एक पूरे बैग में बहुत तरह का बॉल्स है, 4 रेड 6 ग्रीन 8 ब्लू, और मैं एक बॉल को चूज कर रहा हूं. तो चूज करते वक्त तुम्हारा कुछ ना कुछ तो सोच होगा ना कि काश रेड बॉल आ जाता. सो ये गेटिंग रेड बॉल क्या है? एक इवेंट है. तो इवेंट का मतलब क्या होता है पता है? इवेंट का मतलब what you expect from an experiment is called an event. So in short we can say event is part of sample space. We can say part of sample space. ठीक है. और जो हम एक्सपेक्ट करते हैं उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद, उस एक्सपेक्टेशन को हम क्या करते हैं? इवेंट डिक्लेयर करते हैं. ओके एवरीवन. और किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट का अगर हमको प्रोबेबिलिटी निकालना हो, किसी भी इवेंट का, उस इवेंट का प्रोबेबिलिटी होता क्या है? इट इज अ रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू दैट इवेंट डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस. ओके. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट? तुम कोई भी चैप्टर करो, तुम बेस थ्योरम करो या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी करो या इंडिपेंडेंट इवेंट करो या आगे कोई भी प्रोबेबिलिटी हम करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज व्हाट? इट इज द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू दैट इवेंट. मतलब जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस पूरा सैंपल स्पेस में हमारा एक्सपेक्टेशन कितना बार आ रहा है उसको काउंट करके न्यूमरेटर में लिख दो, एंड डिवाइडेड बाय ऑल पॉसिबल आउटकम्स को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोबेबिलिटी. किसी भी चीज का प्रोबेबिलिटी इस तरीके से निकाला जाता है. जैसे मान लो यहाँ पे टोटल कितना आउटकम्स है और मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ? ऑड नंबर्स. तो ऑड नंबर्स ये 6 बार में ये ऑड नंबर कितना बार है? मतलब 3 आउट ऑफ 6 इज द प्रोबेबिलिटी. मतलब हाफ चांस है ऑड नंबर आने का, क्योंकि उस पूरे डाई में आधा ऑड नंबर्स है फेसेस पे और आधा फेसेस पे, हाफ फेसेस मतलब बाकी 3 फेसेस पे क्या है? इवन नंबर है. इसीलिए जब हम डाई को रोल करेंगे तो आधा 50-50 चांस है कि ऑड नंबर आएगा और 50% चांस है क्या कि वो इवन नंबर आएगा. तो प्रोबेबिलिटी होता क्या है? इट इज अ रेशियो ऑफ व्हाट? रेशियो ऑफ योर एक्सपेक्टेशन आउट ऑफ द टोटल. टोटल में तुम्हारा एक्सपेक्टेशन कितना बार है उस टोटल में, वो देखो, ऊपर लिख दो और नीचे सैंपल स्पेस जितना भी रहेगा. ऑलराइट. Then we start with all the basic laws. अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सारा बेसिक लॉज. So let me start with the first one. Probability of E plus probability of E naught. Probability of E plus probability of E naught. क्या होगा बताओ तो? 1. ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को कि किसी भी चीज का अकरेंस को अगर मैं E से डिनोट कर रहा हूं तो उसका नॉट अकरेंस को क्या चीज से डिनोट करूंगा? E नॉट से. और दोनों का सम टोटल किसके बराबर होगा? जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल बी अ बोर्ड एग्जाम इन अप्रैल मंथ. ओके. तो उसका अगर मान लो प्रोबेबिलिटी अगर सपोज 0.9 है, 100%. ओके फाइन. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल बी नो बोर्ड एग्जाम इन मंथ ऑफ अप्रैल? तो आंसर क्या होगा? 0.1. अगर मान लो मैं ई से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है, मेरे बातों को सीरियसली मत लेना, जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए मैं कर रहा हूं, ठीक है. सो जस्ट नोट डाउन कि अगर मान लो प्रोबेबिलिटी कि सपोज बोर्ड एग्जाम अप्रैल मंथ में होगा, मैंने मंथ का बात किया, कैंसिल होने का बात नहीं किया, ठीक है. सो अगर मान लो मैं ये बोलूं प्रोबेबिलिटी कि मंथ ऑफ अप्रैल में बोर्ड एग्जाम होगा, उसका संभावना 0.9 है, तो ई क्या डिनोट कर रहे हैं? होने का बोर्ड एग्जाम मंथ ऑफ अप्रैल में. तो नहीं होने का संभावना क्या होगा? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो इस चीज को याद रखना कि किसी भी इवेंट को अगर हम ई से डिनोट कर रहे हैं तो उसका नॉट मतलब उसके जस्ट नहीं होने का चीज को हम क्या चीज से डिनोट करेंगे?
ई के ऊपर, उस इवेंट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट देंगे नॉट का साइन देकर के, ये होता है नॉट का साइन। ऑलराइट, नेक्स्ट नंबर 6 बेसिक क्लॉज। तो बेसिक क्लॉज में तुमको ये जानना होगा सबसे पहला पॉइंट कि एटलीस्ट का मतलब, यूनियन का मतलब एंड और का मतलब, तीनों का मतलब सेम होता है। ठीक है, कैसे हम बताएंगे तो ध्यान देने को। उसके बाद एंड का मतलब, एंड का मतलब, इंटरसेक्शन का मतलब, एंड बोथ का मतलब क्या होता है बताओ तो सेम होता है। कैसे सेम होता है एक बार ध्यान से नोट करना सबको। सी सपोज यू गॉट सेट ए in which the elements are 1, 2, 3 and 4 and you have another set B जिसके अंदर elements है 2, 4, 6 and 7. So suppose if I ask you A union B, find A union B. So this A union B will be a set formed how? What is the process? The process is that in this particular set elements present will either belong to set A or it will belong to set B. ऐसा नहीं है कि सेट ए में उसको बिलोंग करना चाहिए और बी में, दोनों में बिलोंग करना चाहिए तब हम लिखेंगे। बिकॉज यूनियन का मतलब क्या होता है? मर्जिंग बोथ द सेट्स। दोनों सेट के एलिमेंट्स को मर्ज करके जो सेट फॉर्म होता है उसको बोलते हैं यूनियन। तो इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो पहले मैं एक बार लिख लेता हूं। तो इस सेट के अंदर देखो, इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो अगर कम से कम एक सेट में प्रेजेंट है, कम से कम अगर एक सेट में प्रेजेंट है तो भी इसके अंदर हम लिख रहे हैं, और अगर दोनों में प्रेजेंट है तो भी लिख रहे हैं। मतलब कम से कम का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो तुम्हारा अगर ऑब्जेक्टिव होगा कि मैं जो भी हुआ फर्स्ट टर्म एग्जाम में मैथ्स में इस बार तो मैं 40 में 38 तो लाके रहूंगा ही। मेरा एम क्या बताओ तो? मिनिमम एटलीस्ट 38। सो व्हाट डू यू मीन बाय एटलीस्ट 38? एटलीस्ट 38 मतलब 40 में अगर तुम कम से कम 38 लाना चाहते हो, मतलब 38 लाओगे तो खुश, 39 लाओगे तो बहुत ज्यादा खुश, 40 लाओगे तो बहुत बहुत खुश। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बट मेक श्योर दैट इफ यू सेड दैट, तुमने अगर ऐसा कुछ अपने आप को प्रॉमिस दिया है कि मैं 40 में कम से कम 38 तो लाऊंगा ही, सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस? मतलब 38 वाला कंडीशन अगर तुम मार्क्स ले तो भी तुम्हारा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, 39 भी तुम्हारा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, 40 है तो भी तुम्हारा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? मिनिमम दैट मच। मैक्सिमम कहां? मैक्सिमम तो पूरा क्रॉस नहीं कर सकता, 40 तो हाईएस्ट है। सो एग्जैक्टली सेम वे अगर हम मान लो यहाँ पे यूनियन के अंदर एलिमेंट्स लिख रहे हैं तो पता है इसके अंदर एलिमेंट्स कौन सा लिखेंगे? हम वो एलिमेंट लिखेंगे जो कम से कम एक सेट में प्रेजेंट है। मतलब कहने का मतलब है अगर हम बोले 10 को लिख देते यहाँ पे चलेगा? नहीं, 10 तो यहाँ प्रेजेंट ही नहीं है ना, कम से कम एक बोला मैंने, तो 10 कम से कम एक में प्रेजेंट है? नहीं। क्या 1 कम से कम एक में प्रेजेंट है? हाँ, कम से कम एक मतलब एक में तो प्रेजेंट है। क्या 7 एक में प्रेजेंट है? हाँ। क्या 2 प्रेजेंट है? हाँ, दोनों में प्रेजेंट है। तो क्या देख रहे हैं तुम लोग कि एटलीस्ट का मतलब कम से कम वाला जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रहा है। कम से कम मतलब यहाँ पे 2 सेट अगर है तो मिनिमम एक सेट के अंदर अगर प्रेजेंट है एलिमेंट तो मैं लिखूंगा, दोनों में प्रेजेंट है तो भी लिखना पड़ेगा। तुम्हारा 38 आ जाए तो भी सही है, 39 उससे ज्यादा आ जाए तो भी सही है, 40 आ जाए तो बहुत बढ़िया। तो वैसे ही अगर एक सेट के अंदर प्रेजेंट है तो भी लिखेंगे, जैसे 1 एक में ही प्रेजेंट है, 7 सिर्फ बी में प्रेजेंट है, और 2 देखा जाए और 4 देखा जाए तो दोनों में प्रेजेंट है। तो इसीलिए एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? यूनियन, एटलीस्ट और तीनों का मतलब क्या होता है? सेम होता है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। क्या ये क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? उसके बाद देखो एंड इंटरसेक्शन बोथ। जैसे मान लो अगर मैं ये बोलूं कि इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स, अगर हम ये बोले कि इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स, तो यहाँ पे सेट से जो फॉर्म हो रहा है, ए और बी सेट से जो नया सेट तैयार हो रहा है, इस सेट के अंदर वो सारा एलिमेंट्स होगा जो दोनों में प्रेजेंट होना चाहिए उसका एलिमेंट्स। समझ में आया बात? मतलब अगर देखा जाए तो 2 एक एलिमेंट है जो ए एंड बी दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए, और नहीं, कम से कम नहीं, दोनों को करना चाहिए तब जाके होगा। जैसे मान लो तुम सपोज एग्जांपल, तुमको अगर मान लो सपोज तुमको बिट्स में एडमिशन लेना है पिलानी में, तो तुम्हारा परसेंटेज 98 भी होना चाहिए और तुम्हारा जेई में इतना परसेंटाइल भी होना चाहिए, 90% है, तो दोनों ही सेटिस्फाई करना चाहिए। जैसे मान लो तुमको इकोनॉमिक्स ऑनर्स पढ़ना है डीयू में, तो तुम्हारा मैथ्स में 100 भी आना चाहिए या 99, और इकोनॉमिक्स में मतलब ओवरऑल 198 आना चाहिए इकोनॉमिक्स और मैथ्स मिला के, है कि नहीं? मतलब दोनों मिला के आना चाहिए, तो तभी पॉसिबल होगा ना जब तुम्हारा एक सब्जेक्ट में 99 और दूसरा में भी 99 मिनिमम होगा। तो मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। एंड का मतलब क्या होता है? जहां पे दोनों, एंड मतलब दोनों जितना भी सेट है उसका कंडीशन को सेटिस्फाई करे उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एंड बोलते हैं। सो एंड का मतलब क्या हो गया? इंटरसेक्शन।
जो हर एक में प्रेजेंट है। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? नाउ इसीलिए एंड इंटरसेक्शन बोथ एक होता है। उसके बाद A union B का होल नॉट, A union B का होल नॉट is same as A naught intersection B naught. On the other hand, A intersection B का whole naught is same as A naught union B naught. Alright everyone? मतलब अगर मान लो ये वाला लॉ है, इसको बोलते हैं डिमॉर्गन्स लॉ, ठीक है? इसको तुम लोग याद रखो कि अगर यूनियन के ऊपर नॉट लग जाता है तो क्या बन जाएगा वो? याद देखो, यूनियन के ऊपर नॉट लगेगा तो क्या बन जाएगा? इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन में नॉट लग जाएगा तो क्या बन जाएगा? एक बार फटाफट इसको कॉपी करो तो जो भी मैंने लिखा है। So now I want your attention here. Probability of E union F. Now what is probability of E union F? Note down. It is probability of E plus probability of F minus probability of E intersection F. So I think ये तो क्लियर होना चाहिए कि क्यों इस तरह का फॉर्मूला बना है कि नहीं? इस तरह का फॉर्मूला क्यों है? आई थिंक ये सारा को सबको क्लियर होना चाहिए। अगर नहीं क्लियर तो एक बार ध्यान से यहाँ पे देखना एक बार। सपोज मान लो एक इवेंट है E और दूसरा इवेंट है F और मैं दोनों का यूनियन का प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ। मतलब इनमें जितने इसके अंदर सब कुछ है उन सब कुछ को होने का प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ। समझ में आया? मतलब इस पूरे सर्कल के अंदर सब कुछ जो है। तो अगर हम देखें तो इसके अंदर क्या है, निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ E निकाल रहे हैं और उसको हम ऐड कर दे रहे हैं। किसके साथ ऐड कर रहे हैं? देखो ध्यान देना, किसके साथ ऐड कर रहे हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ F जो निकाल रहे हैं उसके साथ ऐड कर रहे हैं। तो तुम देख रहे हो जब मैंने सर्कल घुमाया ना तो ये रीजन मैंने वापस से ऐड कर दिया जो कि ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी ऑफ E के साथ ऐड हो चुका है। ठीक है, सर्कल घुमा दे तो ये चीज अब वापस रिपीट हुआ कि नहीं? P ऑफ E के साथ तो ऑलरेडी आ चुका है और जब मैं ऐड कर रहा हूं उसके साथ P ऑफ F तो ये रीजन दोबारा आया कि नहीं आया कि? यस। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक बार उसको हटा देना पड़ेगा, एक बार उसको एलिमिनेट करना होगा। एक बार एलिमिनेट करने का मतलब ये कौन सा रीजन है? इंटरसेक्शन है कि नहीं? इंटरसेक्शन मतलब जो चीज दोनों में प्रेजेंट एट अ टाइम हो। तो इसलिए मैंने वहां पे एक बार हटा दिया इंटरसेक्शन वाली पार्ट। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? तो ये हो गया तुम्हारा इंटरसेक्शन निकालने, यूनियन निकालने का प्रोबेबिलिटी। अगर तुम पूछोगे कि सर इंटरसेक्शन का फिर फॉर्मूला क्या होगा, इसी फॉर्मूला से हम इस पार्ट को लेफ्ट में ले लें और इसको राइट में, तो इंटरसेक्शन का फॉर्मूला बन जाएगा। इसलिए हम लोग को अलग से याद रखने का जरूरत नहीं है। फॉर्मूला नंबर 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E एंड नॉट F। व्हाट डू यू मीन बाय E एंड नॉट F? मतलब तुम बात को थोड़ा, इस पूरे सेंटेंस को थोड़ा कोशिश करना समझने को। E एंड नॉट F मतलब मेरे दिमाग में पूरा का पूरा E चल रहा है बट E का वो हिस्सा चल रहा है जो F में नहीं है। मतलब मैं F से इंटरेस्टेड नहीं हूं, मतलब मैं उस पर इंटरेस्टेड हूं कि E का कौन सा, E का वो हिस्सा जो F में ना हो। तो एक बात बताओ, E एंड नॉट F का मतलब क्या हुआ? ध्यान देना, बात को फिर से समझना। E बट नॉट F मतलब मैंने बोला E लेकिन F नहीं। तो एक बात बताओ, E ये हुआ कि नहीं? ये पूरा पार्ट है कि नहीं? बट मुझे F से इंटरेस्ट नहीं है, F में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मतलब मैं किस पार्ट के बारे में इंटरेस्टेड हूं? सिर्फ राइट, Intersection. आई अंडरस्टैंड, नॉट इंटरसेक्शन, आई मीन eliminate. No, sir, I meant like remove. So can I say that it is probability of E? Listen here. And का मतलब क्या होता है? And का मतलब क्या होता है? Intersection. Not F का, not का मतलब क्या होता है? Not F मतलब F के ऊपर कॉम्प्लीमेंट, F के ऊपर नॉट, आई मीन इन शॉर्ट F के ऊपर नॉट। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये और ये हो गया तुम्हारा वर्ड्स में, और ये हो गया हम लोग सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका अगर हमको प्रोबेबिलिटी निकालना हो, सो क्या मैं बोल सकता हूँ? इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E, प्रोबेबिलिटी ऑफ E उसमें से कौन सा माइनस करना होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E में से कौन सा माइनस करना होगा? इंटरसेक्शन। सो माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F. Already everyone? Okay. Next. Number 3. Probability F but not E. So what do you mean by F but not E? So here we find that F के बारे में बात कर रहे हैं and एक ही बात है, F but not E बोलो या फिर F and
नॉट, एक ही बात हुआ, एफ एंड नॉट ई, मतलब हम एफ का वो पार्ट का हम प्रोबेबिलिटी पूछना चाह रहे हैं जो इसमें ई ना हो, तो इसमें ई ना हो मतलब एफ अगर ये है, ई अगर ये है, एफ पूरा अगर है, तो मुझे कौन से पार्ट में ई दिख रहा है, ये वाले पोर्शन में, तो ये हटा देना, सिर्फ ये हटा के जो बाकी बचे इसमें से ये हटा दे, एफ में से ये हटा दे, तो जो बाकी बचे वो इसका प्रोबेबिलिटी है। एक बार कॉपी करना, नोट डाउन एवरीवन। Listening. Number 4 now. Probability of that event, I mean probability of neither E nor F. Now probability neither E nor F मतलब क्या हुआ बताओ तो? Yes, मतलब टोटल। अच्छा एक बात बताओ तो, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में, रैंडम एक्सपेरिमेंट में जितने भी इवेंट्स है, उस सारे इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी का सम टोटल कितना होगा? 1। तो अगर मान लो मुझे ना ई चाहिए ना ही एफ चाहिए, मतलब मैं 1 माइनस ई और एफ को उसमें से हटा दूं, पूरा में से अगर हम ई और एफ को हटा दें, तो जो बाकी बचेगा वो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी नीदर ई नॉर एफ। क्लियर है नॉट? नीदर ई नॉर एफ का मतलब क्या हुआ? मुझे मतलब ई और एफ नहीं चाहिए, ठीक है ना, उसको हटाना है। तो तुमको पता है कि उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में जो जितने भी इवेंट्स है, उन सारे इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी का सम टोटल किसके बराबर होगा? तो 1 में से मुझे इसको हटा दे। ऑलराइट एवरीवन, सो कॉपी डाउन नाउ। So everyone note down, let's stop it here and we'll start question from next day. Thank you.